नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा राजनीति की। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। 2024 की शुरुआत लोकसभा के चुनाव से होगी। चुनाव के मद्देनज़र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष तैयारियों में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी तो काफ़ी लंबे समय से अपनी चुनाव तैयारियों में है, चुनावी मोड में है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाया। यह एक चुनावी अभियान ही था। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में मोदी सरकार के 9 साल और उनकी उपलब्धियों को जनता में जन जन तक पहुंचाने का काम किया। वे इसमें सफल रहे। सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर मंडल के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस अभियान में जुटे। उधर दूसरी ओर विपक्ष भी चुनाव की तैयारियों के लिए सक्रिय हुआ है, मगर विपक्ष की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। विपक्षी नेता और विपक्षी दल यह समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अकेले कोई भी दल हराने में सक्षम नहीं। इसलिए उन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, एकजुट होने का प्रयास किया। यही विपक्षी एकता के प्रयास शुरू हुए हैं और इसकी अगुवाई की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को और उनकी राजनीति को सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उसके पहले भी कई बार वे राजग में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आ चुके हैं, जा चुके हैं, मगर इस वक्त उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है सारे विपक्ष को जोड़ने की। और 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। इसमें कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा, मगर उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। विपक्षी दल एकजुट होने का जो प्रयास कर रहे हैं वो विचारधारा से अलग होकर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी दल की विचारधारा दूसरे दल से मेल नहीं खाती। इसमें जहां एक और कांग्रेस है तो वहीं वाम दल भी हैं। इसमें तरह तरह के विपक्षी दल हैं जिनके अपने क्षेत्रीय आधार हैं, मगर मुद्दों का अभाव। इन्हें भरोसा सिर्फ इस बात का है कि अगर सारे विपक्ष के वोट अगर एकजुट हो जाएं तो ये भारतीय जनता पार्टी को हरा सकेंगे। लेकिन क्या ये संभव है? अभी 23 जून को इनकी पहली बैठक पटना में हुई। इसमें 15 दल इकट्ठा हुए, चर्चा हुई कि सभी मिलकर लड़ेंगे, इतना तय हुआ। मगर इनका एजेंडा क्या होगा, इनके मुद्दे क्या होंगे, इनका नेता कौन होगा, इनका चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद के लिए इनकी ओर से दावेदार कौन होगा, कौन ऐसा आदमी होगा, नेता होगा जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है बहुत विशाल व्यक्तित्व है, उनकी छवि बहुत बड़ी है, उसके सामने कोई नेता टिकता नजर नहीं आता। विपक्ष के नेताओं ने आगे की रणनीति बनाने के लिए अभी 13 और 14 जुलाई को फिर से बैठक बुलाई है। इसमें कहा गया है कि विपक्ष सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। सीटों पर बंटवारा तो कर लेंगे, मगर मूल मुद्दा यह है कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा।
इनके पास सिर्फ कहने के लिए यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और सहनशीलता की कमी आई है। कुछ घटनाएं की चर्चा भी कर सकते हैं, मगर इनके पास ऐसा कोई चमत्कारिक मुद्दा नहीं है जो अगले चुनाव में चर्चा में आ पाए। विपक्षी दल उस इतिहास को दोहराना चाहते हैं जिसमें देश में 3 बार विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार बनाई। पहला सफल प्रयास विपक्षी एकता का 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था, जब 1975 में कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी। अत्याचार हुए थे, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, देश की जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश था, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, विपक्षी दल के सभी नेता गिरफ्तार हुए थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। इसके बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, आपातकाल हटा, तो विपक्ष एकजुट हुआ था। मगर उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। उस समय का विपक्ष दमदार नेताओं का था, राष्ट्रीय छवि के नेताओं का था, ऐसे चमत्कारिक नेताओं का था जिसमें एक 70 साल के वृद्ध नेता जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिया था। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता संग्राम के से निकले हुए नेता थे, समाजवादी थे, उन्होंने नेतृत्व किया। उस जनता पार्टी में जो व्यक्तित्व थे, जो नेता थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे जिन्होंने जनता पार्टी का अध्यक्षता स्वीकार की थी, मोरारजी देसाई जैसे तपे हुए राजनीतिज्ञ थे, जगजीवन राम इनके साथ आए थे, मधु दंडवते, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे समाजवादी थे। ये एक बहुत समृद्ध सोच और प्रबल इच्छा शक्ति वाले, राष्ट्रीय छवि वाले राजनेताओं का एक समूह था जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी ने 1977 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, मगर कुछ समय बाद यह सरकार गिर गई। सरकार लंबा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2 साल बाद ही चुनाव हो गए और विपक्षी एकता का यह पहला प्रयास एक तरह से देश की स्थायी सरकार या स्थायित्व राजनीति नहीं दे पाया। इसके बाद जो दूसरा सफल प्रयास विपक्ष ने किया वो 1989 में किया, 1989। तब राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ उन्हीं के दल के, उन्हीं के सरकार में भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत की थी, विद्रोह किया था। उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा उठाकर भ्रष्टाचार का आरोप राजीव गांधी सरकार पर लगाकर पूरे देश में जन जागरण किया और देश भर में उन्होंने एक ऐसी लहर पैदा कर दी, ऐसा माहौल बना दिया कि राजीव गांधी की सरकार बहुत भ्रष्ट है। इसका परिणाम हुआ एक जनमोर्चा के नाम से संगठन बना। इसमें कई बड़े प्रमुख नेता शामिल थे। वीपी सिंह के साथ कांग्रेस से ही छोड़कर आए थे आरिफ मोहम्मद खान थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेता सतपाल मलिक थे और कई बड़े नेता इनके साथ जुड़े। 1989 का चुनाव इस मोर्चा ने लड़ा, जनता दल बनाकर। जनता दल के नाम से पार्टी बनी, इसमें चंद्रशेखर भी शामिल हुए। जनता दल ने सरकार बनाई। स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्योंकि गठबंधन में लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन वीपी सिंह भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। उसके बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने।
और लगभग 2 साल में ही ये सरकार भी गिर गई। वीपी सिंह 1 साल से भी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर कुछ महीनों प्रधानमंत्री रहे। तो विपक्षी एकता का ये दूसरा प्रयास भी एक तरह से सत्ता में आने के लिए सफल हुआ, लेकिन राजनीति में स्थायित्व नहीं दे सका। तीसरा प्रयास विपक्ष ने 1996 में किया। उस समय संयुक्त विपक्ष ने मिलकर सरकार बना ली थी। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, मगर वो भी ज़्यादा लंबे समय नहीं रहे। उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया और कुछ समय बाद फिर चुनाव हुए 1998 में और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला और राजग की सरकार बनी। ये सरकार 13 महीने चली। इसके बाद 1999 में फिर चुनाव हुए और 99 में राजग ने फिर 5 साल की सरकार। 2004 का चुनाव राजग की पराजय के लिए जाना जाता है। इस समय संपर्क की सरकार बनी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। यूपीए ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसमें भी विपक्षी एकता कह सकते हैं कि यूपीए ने विपक्ष के साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल थे उनको मिलाकर सरकार बनाई थी। तो ये इतिहास है विपक्षी एकता का। मगर आज की विपक्षी एकता और उस समय की विपक्षी एकता में एक मूलभूत अंतर है। जब 1977 में विपक्ष सफल हुआ था कांग्रेस को सत्ता से हटाने में, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में, तो बहुत बड़ा मुद्दा था आपातकाल, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन, देश में आक्रोश। उससे जनता बहुत त्रस्त थी और विपक्ष को सफलता मिली। इसी तरह 1989 में जब जनमोर्चा बना और एक बार विपक्षी दलों को मिलाकर फिर कांग्रेस को सत्ता से हटाया गया, तब बहुत बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। इस मुद्दे पर सरकार। तो आज की स्थिति में ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, नरेंद्र मोदी पर स्वयं कोई आरोप नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और एक नरेंद्र मोदी एक ब्रांड लीडर के रूप में उभरे हुए हैं, क्योंकि किसी तरह का आरोप नहीं है। हर समय विकास की बात करते हैं। 9 साल में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, विकास योजनाएं हुई हैं, देश का अर्थतंत्र मजबूत हुआ है। कई ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं जो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगी। जैसे कोरोना के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसने करोड़ों गरीबों को भुखमरी से बचा लिया, 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाया, 2.25 लाख करोड़ रुपया अब तक इस पर खर्च किया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड जैसी योजना दी, जिसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा साल भर में परिवार को मिलती है। किसानों को सम्मान निधि दी। ये ऐसी योजनाएं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के पास हैं, इनके पास मुद्दे हैं। और हाल ही में जो नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मामला आया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। राजग सरकार जिन मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी, उसमें राम मंदिर भी होगा, धारा 370 को हटाना भी होगा, समान नागरिक संहिता भी होगी। मगर विपक्ष के पास क्या? विपक्ष किस पर चुनाव लड़ेगा? विपक्ष तो केवल बचाव की मुद्रा में ही रहेगा। विपक्ष के पास ना तो कोई चमत्कारिक नेता है। इनके पास नेता हैं बुजुर्ग शरद पवार हैं, लेकिन उनका आधार अब मुंबई में और महाराष्ट्र में भी सीमित है। ममता बनर्जी हैं, बंगाल की नेता हैं, नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज पूरे प्रदेश में भी प्रभाव में कमी है। ऐसा कोई नेता इनके पास नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके।
और कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं। तो विपक्ष मुद्दे के अभाव में और किसी चमत्कारिक नेता के अभाव में अपनी जमीन तलाशना है। इनके पास ले देकर सबसे बड़ा दल विपक्ष के पास वही कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने अपना 1 साल पहले अभी नेतृत्व परिवर्तन करके मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये बात सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद कांग्रेस कुछ गति आई है। इन्होंने कर्नाटक का चुनाव जीता है। खड़गे वो इसी राज्य से आते हैं। हो सकता है कांग्रेस खड़गे को आगे नेता के रूप में भी सामने लाए, मगर अभी तो इस पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं। इनके पास अपनी जमीन का भी अभाव। तो आज पूरा विपक्ष 2024 के पहले उस स्थिति में है कि जब ये जमीन तलाश रहे, कहाँ खड़े होंगे, किन मुद्दों पर खड़े होंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा कैसा होगा, कांग्रेस और वामपंथी दलों में तालमेल कैसे बैठेगा, ममता बनर्जी और वामपंथी दलों में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में बंगाल में तालमेल कैसे होगा, बिहार में कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसमें प्रमुख विपक्ष समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस बहुत कमज़ोर संगठन है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, बहुजन समाज पार्टी तो कांग्रेस के साथ या इन संयुक्त विपक्ष के साथ जा नहीं रही है। समाजवादी पार्टी एक चुनाव कांग्रेस के साथ लड़कर 2017 में देख चुकी है। समाजवादी पार्टी को ही नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तेवर पटना की संयुक्त विपक्ष की बैठक में स्पष्ट हो गए थे। अरविंद केजरीवाल शायद एकला चलो की नीति अपनाएंगे। तो विपक्षी एकता है कहाँ? ये आज बड़ा सवाल है कि विपक्ष मोदी को चुनौती तो देना चाहता है, लेकिन मोदी जैसा नेता नहीं तलाश पा रहा है, न नेता पैदा कर पा रहा है। आने वाला चुनाव 2024 का संयुक्त विपक्ष के लिए कोई बहुत लाभकारी नहीं होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी और सीटें बढ़ेंगी, पहले के मुकाबले और अधिक सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलने वाली। पिछली बार की जो 64 सीटें हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता चरम पर है और उनके जो काम हैं वो दिखाई दे रहे हैं जनता। तो आने वाला समय कांग्रेस और समेत पूरे विपक्ष के लिए जमीन तलाशने वाला ही रह जाएगा और राजग को ये कोई चुनौती दे नहीं पाए। राजनीति में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।